द ट्रायल ऑफ कैप्टन अमेरिका की लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था कि बकी बार्न्स के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का केस बना दिया गया है, जिसके अंदर उसको पूरी की पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया गया और ये बता दिया गया कि कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड उठाया हुआ है इस वक्त कोई और नहीं बल्कि एक फॉर्मर विलन जिसका नाम विंटर सोल्जर है, जिसने अमेरिका और इस तरह के बड़ी बड़ी सरकारों को गिराने में रशिया की बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। तो इन सारे के सारे सवालों के जवाब देने के लिए अपने आप को बकी बार्न्स ने गवर्नमेंट के हाथ सौंप दिया है, ताकि वो एक मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक केस के तौर पर सुनवाई करवाए और अपने आप को सारी की सारी चीज़ों से आज़ाद करवा सके। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली उसी क्रिमिनली इंसेन प्रिजन से होती है, जहाँ पे बेसिकली सिन को रखा गया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, कहता है कि सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज पर्सनल आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि और अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि फैल्कन और नताशा यहाँ पे पहुंचे होते हैं। और फैल्कन बोलता है कि हमें जिस किसी भी अथॉराइजेशन की ज़रूरत है बेटे, वो हमारे पास मौजूद है, अवेंजर सिक्योरिटी क्लियरेंस, और आपके कैप्टन वैसे भी हमें एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैम, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कैप्टन बिल्कुल यहाँ से सीधा चले ही सामने आपको मिलेंगे सिक्योरिटी बूथ के अंदर। तो वहीं से सारे के सारे गार्ड्स आपस में बातें करने लग जाते हैं कि वाओ एवेंजर्स, देखा मुझे तो पता ही था यहाँ पे जो कुछ भी है कुछ बड़ा हुआ है। मैं तो समझ रहा था कि शायद FBI जितना बड़ा होगा, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। आखिरकार इस पूरे के पूरे हेल होल से कौन निकल के भागा है। और इस तरह हम फैल्कन और नताशा को देखते हैं कि वो उनके हेड के पास आते हैं और पूछते हैं क्या वो अकलौती यहीं पे जिसको यहाँ से निकाल के भगाया गया है और बाकी सब यहाँ के यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं से सिक्योरिटी के हेड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये रीज़न नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है फैल्कन। मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे जो उनका लीडर था, जो यहाँ पे इसको छुड़वाने के लिए आया था, तुम शायद उसको देख के पहचान सको, क्योंकि हमने जो फुटेज देखी है उसके अंदर वो आदमी कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा है। तो बताओ कि इस शक्ल को देखने के बाद क्या तुम्हारे दिमाग में कोई घंटी बजती है। और अगली बार हम देखते हैं कि नताशा उसको फ़ौरन से देखती है और वहाँ पे फैल्कन भी देखता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल घंटी तो बजती है, ये एक ट्विस्टेड वानाबी नाजी है। और वहीं से नताशा बोलती है लेकिन इसके पास सुपर पावर्स भी मौजूद हैं। तो वहीं से फैल्कन बोलता है कि मुझे आप इस फुटेज की फ़ौरन से कॉपी करके दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरह हम यहाँ से सीक्रेट एवेंजर्स के हेडक्वार्टर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे स्टीव रॉजर्स बेसिकली शैरन कार्टर के साथ बैठे होते हैं। और वहीं से वो कहते हैं कि ओके सैम, इसके अलावा अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ और मिलता है उस पूरे के पूरे स्केप के बारे में, तो उसको तलाश करो और उन लोगों को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो कि वो लोग निकल के यहाँ से गए कहाँ हैं। तो फैल्कन बोलता है कि बिल्कुल स्टीव, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी लग चुका हूँ। तो वहीं से शैरन बताती है कि वेल, इस फुटेज को देखने के बाद मैं ये बात कंफर्म कर सकती हूँ कि ये वही मिसिंग पर्सन है जिसको हम तलाश कर रहे थे, जिसका नाम मास्टरमाइंड था। मैं इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि सिन क्या करने के बारे में सोच रही है अगर उसके पास इतना ज़्यादा एक पावरफुल आदमी मौजूद है। जब वो क्रॉस बोन्स के साथ ही थी उसने पूरी की पूरी अर्थ को हेल बना के रख दिया था, लेकिन अब उसके पास उससे भी ज़्यादा एक पावरफुल आदमी मौजूद है। क्या सैम के पास के अलावा कोई और लीड मौजूद है? तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे फैल्कन के पास के अलावा इसकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसा लगता है कि उसकी सारी की सारी फाइल, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो वहीं से शैरन बताती है कि वो लड़की जो है उसके अंदर ईगो कुछ ज़्यादा ही है और इसलिए शायद वो अपने किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पे रखना नहीं चाहती कि किस तरीके से उसको एक पागल खाने के अंदर पकड़ के डाला गया था। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि देखो, मैं तो इस वक्त बस इसी बात को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार उसका अगला मूव क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता कि बकी के पूरे ट्रायल शुरू होने से 2 दिन पहले वो इस तरह से यहाँ से भाग गई हो। तो वहीं से शैरन पूछती है क्या आपको वाकई में लगता है कि वो इस पूरे के पूरे ट्रायल को मैसअप करने की कोशिश करेगी? तो स्टीव बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता? मतलब वो बेटी है रेड स्कल की, उसका तो काम ही यही है ना। तो शैरन बोलती है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिंग नहीं है अपने फादर की तरह, बल्कि वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती किस्म की है। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे खड़े होकर पूरी की पूरी स्कीम्स वगैरह नहीं बनाएगी, बल्कि वो इस बात का फ़ायदा उठाएगी कि इस वक्त सारे के सारे सुपर हीरोज़ का आधे से ज़्यादा फोकस इस पूरे के पूरे ट्रायल और कोर्ट के ऊपर लगने वाला है। और इसी सारी की सारी चीज़ों के बीच जब सुपर हीरो का ध्यान उसके ऊपर नहीं होगा तो वो सबसे ज़्यादा कियोस को क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि वैसे तुम्हारा पॉइंट बहुत अच्छा है शैरन, और ये बात सुन के मुझे तो अब और ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो गई है। तो शैरन बोलती कि घबराहट तो मुझे भी हो रही है, लेकिन तुम इसके बारे में अभी के लिए परवाह मत करो। मैं सैम और नताशा के साथ मिलकर सारे के सारे मिशन को कोऑर्डिनेट करती हूँ, और तुम्हें तो मेरे ख्याल से अभी जाके अपने विटनेस से नहीं मिलना था इस पूरे के पूरे केस के लिए। और इसी तरह हम अगले पल शिफ्ट होते हैं यहाँ पे डॉक्टर फोस्टास के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स और उनकी जो वकील यहाँ पे बर्नी है वो उनसे बातचीत वगैरह करने के लिए आए होते हैं। और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है कि तुमने मुझे ठीक तरीके से सुना रॉजर्स, कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विटनेस बनूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाके बकी के डिफेंस के अंदर बात करूँ, तो उसके बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि देखो, इस पूरे के पूरे डिफेंस के केस के अंदर तुम्हें कोई डील नहीं मिलने वाली फोस्टास। मैं यहाँ पे इस वकील से डील मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे डील मांगने की बात कर रहा हूँ तुमसे रॉजर्स। एक अमेरिका का नया जो टॉप कॉप इस वक्त बना हुआ है, वो मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। तुम वो आदमी हो जो कि प्रेसिडेंट से जाके बात कर सकता हो और प्रेसिडेंट तुम्हारी बात को सुनते भी हैं। तो वहीं से स्टीव बोलता है क्या मतलब? क्या तुम इस वक्त ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि प्रेसिडेंट आके तुमसे खुद माफ़ी मांगेंगे? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे मोटे आदमी?
तो वहीं से फोस्टास बोलता है कि देखो तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मे भी शायद तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और एक्सपर्ट है भी नहीं जो कि माइंड कंट्रोल के बारे में इतना सब कुछ जानता हो और विंटर सोल्जर के साथ उसकी कोई हिस्ट्री रह चुकी हो। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें डील कर दिया ना, तो मेरे पास एक डील तुम्हारे लिए अवेलेबल है। अगर तुम जाके टेस्टिफाई करते हो उस पूरे के पूरे ट्रायल के अंदर, तो मैं उस तुम्हारी पूरी की पूरी शील्ड की इंटेल को रिलीज कर दूंगा, जिसके अंदर इस बात का सबूत है कि किस तरीके से तुमने रेड स्कल को धोखा दिया था सारी की सारी पब्लिक को उसके माइंड वॉश से निकालने के लिए। और जब ये सारी की सारी बातें लोगों को पता चलेगी कि किस तरीके से तुमने प्रेसिडेंट को एसेसिनेट होने से बचाया था, तो शायद इसके बदले में वो तुम्हें वैसे ही माफ़ कर देंगे। तो वहीं से वो बोलता है कि सही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी फैंटास्टिक डील मुझे ये नज़र नहीं आ रही है। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि चलो मेरे पास फिर एक और डील है तुम्हारे लिए। तो कहता है कि अच्छा, और वो क्या होगी? तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे के सारे शील्ड के इंटेल और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, और ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि तुमने ही रेड स्कल के साथ मिलकर कैप्टन अमेरिका को जान से मारने की प्लानिंग करी थी, और साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी जान से मारने का प्लॉट वो तुम्हारा ही था, ताकि तुम इस पूरी की पूरी कंट्री को टेक ओवर कर सको। तो बताओ कि ये वाली डील कैसी रहेगी? तो वहीं से वो फोस्टास बोलता है कि तुम स्टीव रॉजर्स काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। तो स्टीव बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। तो वहीं से फोस्टास बोलता है कि चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारी इन सारी की सारी बातों को मान रहा हूँ तो कम से कम मेरी इन हथकड़ियों को तो खोल दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई जंगली आदमी हूँ जो कि इस तरह किसी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा? हाँ। और उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं सिंस ड्रीम, यानी कि यहाँ पे जो रेड स्कल की पेटी है उसके ख्वाबों के अंदर, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने ख्वाब के अंदर बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा विजन देख रही है कि किस तरीके से उसके फादर ने ज़िंदगी भर उसको नफरत की नज़र से देखा है, क्योंकि रेड स्कल हमेशा से एक बेटा पैदा करना चाहता था और उसकी बेटी पैदा हो जाती है, और इस बात के लिए वो अपनी बेटी को कोसता रहता है, अपनी बीवी को कोसता रहता है। लेकिन सिन उससे बार बार यही कहती है कि फादर आप मुझे मत मारिए, मैं एक न एक दिन आपका नाम ज़रूर रोशन करूंगी, मैं एक न एक दिन बेहतर ज़रूर बनूंगी। लेकिन रेड स्कल बोलता है कि नहीं, कभी भी नहीं, तुम कभी भी बेहतर नहीं बन सकती हो। उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे सिन की आँख खुलती है और अगले पल मास्टरमैन उसके पास आता है और कहता है कि चले अच्छी बात है कि आप जाग चुकी हैं। तो वहीं से सिन बोलती है इसका मतलब कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो मास्टरमाइंड बोलता है कि बिल्कुल जैसा आपने ऑर्डर किया था सब कुछ हो चुका है। तो सिन बोलती है कि चलो लगता है कि आज के दिन तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसी तरह हम लोग पूरे के पूरे ट्रायल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें बकी बताता है कि ट्रायल की शुरुआत जो है सुबह जल्दी की गई थी, और बर्नी ने मुझे कहा था कि हमारे इस पूरे के पूरे ट्रायल को जीतने का जो बेस्ट शॉट है वो बेंच ट्रायल होगा, और मेरे ख्याल से मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वही मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ज्यूरी वगैरह नहीं होने वाले जो कि अपने फैसले सुनाएंगे, बस यहाँ पे एक जज है जो कि हमारी सारी की सारी बातों को सुन के अपना फैसला सुनाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी टफ नज़र आ रहा था, लेकिन उसने आने के साथ ही मुझे एक बहुत ही बड़ा फेवर दिया। यहाँ पे सारे के सारे कैमरास और मीडिया को जो है बेसिकली कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया, ताकि इस पूरे के पूरे कोर्ट रूम के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर ना जा सके। उसी तरह हम देखते हैं कि बकी बताता है कि ये मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा लेवरेज था, वरना अगर मैं सबके सामने दुनिया के सामने कोई भी बात करूं गलत तो वो बहुत आसानी से फैल सकती थी। और उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वहाँ दोनों के दोनों वकील खड़े होते हैं और वो अपने अपने नज़रिए पेश कर रहे होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे इसके बकी के खिलाफ खड़ा हुआ होता है वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो बोलता है कि सारी की सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही ज़रूरी एविडेंस आपके पास जमा करवाना चाहूँगा, जो कि मेरे ख्याल से आपकी अटेंशन को ज़रूर हासिल कर लेगा। लेकिन वहीं से बर्नी बोलती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लेकिन माय लॉर्ड बोलते हैं कि अप्रोच। तो वहीं से बर्नी देख के बोलती है क्या ये बिल्कुल सच है टावर? तो वहीं से वो कहता है कि बिल्कुल, इसको डॉक्टर्स ने वेरीफाई करा है जिसने इससे इंटरव्यू लिया था। और बर्नी बोलती है और तुम्हें ये अभी अभी मिला है यानी आज? तो कहता है कि हाँ। तो बर्नी बोलती है कि लेकिन ये तुम्हारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? तो वो वकील बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास ये कहाँ से आई होगी? क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर एक फुटेज को चलाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि रेड स्कल की बेटी सिन ने एक तरह का कन्फेशन भेजा है, और वो कहती है कि ये सारा का सारा एक ट्रिक है, ये सारा का सारा एक सेटअप है, क्योंकि बकी बांस मेरे फादर का एक ऑपरेटिव था जो कि काफ़ी सालों से उनके लिए काम कर रहा था। उन्होंने उसका ब्रेन वॉश करके अपने लिए क्लेम कर लिया था, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है, बल्कि रशियंस ने जो है उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहा था और वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था। वो यहाँ पे आया और जिस तरीके से उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को बचाया, ये सब एक पूरा का पूरा ड्रामा था जो कि रेड स्कल के मुताबिक वो मान के चल रहा था, ताकि वो अमेरिकन की नज़र में एक अच्छा बन सके और अपने रिडेम्पशन के पाथ को हासिल कर सके। लेकिन ये सब कुछ झूठ था, क्योंकि हमारे डैडी कभी भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने या प्रेसिडेंट को जान से मार दें, बल्कि वो चाहते थे कि इस कंट्री का जो कैप्टन अमेरिका है वो उनके इशारों के ऊपर नाचे। ही वांट हिज ओन कैप्टन अमेरिका। तो वहीं से बर्नी बोलती कि ओके, अब ऑफिशियली ये पूरा का पूरा केस बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो स्टीव बोलते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एक ऐसी औरत की बात पर वो लोग विश्वास करेंगे जिसका दिमाग पहले से ही ज़्यादा ख़राब है? क्या इसको कोई रिलायबल सोर्स मानता भी है सबूत के तौर पर? तो वहीं से बर्नी बोलती है कि देखो मुझे नहीं पता, और अगर इस तरह के इंटरव्यू जो कि उसने अपने साइकेट्रिस्ट के साथ मिलके दिया है वो भी प्राइवेट के अंदर, अगर किसी ने उसको ही लीक कर दिया तो सबसे पहली बात ये सारे के सारे डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो सीक्रेट बातें होती हैं उसको लीक किया गया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन सबसे बुरी बात हमारे लिए ये है कि ये सारी की सारी टेप्स बेसिकली 3 महीने पहले रिकॉर्ड की गई थी स्टीव। इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑलरेडी इस बारे में जानते थे कि आगे जाके ऐसा कुछ होने वाला है और उसकी ये तैयारी बहुत ज़्यादा पहले से ही कर रहे थे।
और अभी के लिए बस मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे लोगों को उसको फ़ौरन जल्द से जल्द तलाश कर लेना चाहिए, वरना इससे पहले कि ये कोई और अपना मूव चल के इस पूरे के पूरे केस को और बिगाड़ने की कोशिश करे। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे बकी को दोबारा जो है जेल के अंदर लेकर आए जा रहे होते हैं, लेकिन हम जैसा कि इस पूरे के पूरे फुटेज को चलाया गया था कोर्ट रूम के अंदर, तो अब यहाँ पे पुलिस वालों का जो बिहेवियर है बकी के साथ वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया है। अब वो सब वाकई में ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो एक गद्दार है, उसने यहाँ पे जो है सारे के सारे काम रेड स्कल के कहने के ऊपर किए थे और उसके साथ वो यहाँ पे बुरा बिहेव करना शुरू कर चुके होते हैं और बेसिकली वो उसको यहाँ पे मार रहे होते हैं। और बकी बोलता है कि नहीं, मुझे अपने आप को जो है काम रखना होगा, क्योंकि अगर स्टीव मेरे सामने होता तो मुझे यही करने को कहता कि मुझे इनसे ऊपर उठना होगा, लेकिन क्या मुझे अब स्टीव की बातें सुनने की ज़रूरत है? तो अगले पल वो गार्ड बोलता है कि ओ कम ऑन, तुम बहुत ज़्यादा टफ बनने की कोशिश करते हो ना, तो अब मुझे दिखाओ। और अगले पल वो जब अपने बैट से दोबारा उसको मारता है तो बकी उसके बैट को वहीं रोक लेता है, लेकिन वहीं पे वो कहता है इन सारी की सारी बातों के बावजूद भी मेरे अंदर अभी भी स्टीव की आवाज़ गूंज रही है। और हम देखते हैं कि बकी अपने हाथों को छोड़ देता और कहता है कि बस इस सब को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से उसको लेकर जाते हैं और उसको जाके अगले पल दूसरे प्रिजन के अंदर कैद कर देते हैं। लेकिन यहीं से अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फैल्कन और नताशा ज़बरदस्त तरीके से गुंडों को पीट रहे होते हैं और बेसिकली वो इन सारे के सारे लोगों को ट्रैक करना चाह रहे हैं कि आखिरकार मास्टरमैन और सिन इस वक्त कहाँ छुपे हुए और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और उसी तरह फैल्कन बोलता है कि चलो देखो, अब सिर्फ हम दोनों ही रह गए हैं, तो क्या तुम अभी भी ये सब करना चाहते हो? तो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम्हारे पास कोई सुपर स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। तो फैल्कन बोलता है क्या तुम्हें मुझे देख के लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है? और अगले बार हम देखते हैं कि फैल्कन उसके पास आके ज़बरदस्त तरीके से उसको पेलता है और कहता है कि चलो तो अब मुझे तुम शराफत से बता दो कि आखिरकार मास्टरमैन और सिन कहाँ पे मौजूद है, डैम इट। तो वहीं से वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। उनको जब भी मुझसे कोई काम होता है तो वो खुद मेरे पास आते हैं, मुझे बस यही पता चला था कि वो अब जो कुछ भी करने के बारे में सोच रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, रियली बिग। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली कुछ लोगों के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स एक आदमी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड को पेलते हुए जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि मास्टरमाइंड ही है और कहता है कि हाँ हाँ मेरे ऊपर गोलियाँ चलाते रहो, इससे मुझे और गुस्सा आएगा और कुछ भी नहीं। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मास्टरमाइंड यहाँ पे जो है सिन के साथ पहुँचता है और यहाँ के सारे लोगों को जो है निपटा चुका होता है और कहता है क्या मैं आपके लिए थोड़े से लोगों को छोड़ दूँ मिस्ट्रेस? तो वहीं से सिन आती है अपनी गन चलाते हुए कहती है कि ओ हाँ डेफिनेटली, इसको करने में तो काफ़ी मज़ा आता है। और उसी तरह वहाँ पे वो दोनों मिलकर सारे के सारे गार्ड्स का काम निपटा देते हैं। तो वहीं से सिन बोलती है कि लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मुकाबला नहीं करा जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। तो वहीं से मास्टरमाइंड बोलता है कि ये तो डिपेंड करता है कि आप उनको किस नज़रिए से देख रही हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी जान लगा दी इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर। तो वहीं से सिन बोलती है ओहो ज़रा देखो तो हमारे सामने यहाँ पे कौन है, मिस्टर ग्लास हाफ फुल्ड। ऑल राइट बॉयज़, अब सारी की सारी चीज़ों को फ़ौरन से क्लियर करो और फ़ौरन से ऊपर आ जाओ। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे सिन बेसिकली अपने सारे के सारे लोगों को लेकर आई हुई एक तरह के आइलैंड के ऊपर। तो वहीं से सिन बोलती है कि ज़रा आराम से, इसके अंदर कोई मामूली नाइट्रो या C4 वगैरह नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल मैम आप जैसा कहें। तो वहीं से सिन बोलती है क्योंकि इसके अंदर मेरे डैडी के प्राइवेट रिजर्व मौजूद है जिसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इस पूरी की पूरी स्पेशल लोकेशन के ऊपर एक बड़े एक्सप्लोजन को करने के लिए। और हम देखते हैं कि बेसिकली सिन यहाँ पे जो है सारे के सारे एक्सप्लोजन को लगा रही है कहीं और नहीं बल्कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर, जो कि अमेरिका के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मोनूमेंट है जिसको दुनिया भर के अंदर एक तरह का जुआ माना जाता है, जो अमेरिकन की पूरी थॉट को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जो कि डेमोक्रेसी लिबर्टी वगैरह की है। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली सिन का पूरा प्लान है इस पूरे के पूरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उड़ाने का। टू बी कंटिन्यूड।